जय हिंद साथी। आज हम लोग जिला के चैप्टर में चल रहे हैं, मीठे पानी की झीलें, और आज दूसरा लेक्चर जीरो का। इसमें हमारे पास हमने कल जो लास्ट में लिखकर गए थे, राजस्थान की झीलें पढ़ रहे हैं मीठे पानी की। जैसलमेर पढ़ लिया, राजस्थान पढ़ लिया है, पिछला पढ़ लिया है। आज एक झील लिख रहा हूं आपके सामने, उस झील का नाम है फतेह सागर। फतेह सागर, चलिए पढ़ाने की जरूरत महसूस नहीं करता, सबको पता है ये उदयपुर जिले में है, सब इस बात को जानते हैं ये उदयपुर में है, उदयपुर। अब इसको है क्या चाहिए नहीं है थोड़ा देखना, बाद में लिख लेना एक बार, ठीक है, थोड़ा सा देगा। एक झील है फतेह सागर, सिंपल से बना रहा हूं। सबसे पहले बात करो इसके निर्माण की। निर्माण जब हुआ था तो याद रखना 1688 ईस्वी में एक व्यक्ति थे महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह जी ने देवाली तालाब बनवाया। क्या बनवाया? देवाली तालाब। यानी सबसे पहले फतेह सागर जो थी वो किस नाम से जानी जाती थी? देवाली तालाब के नाम से जानते थे। फिर हुआ क्या, लगभग 200 वर्षों के बाद 200 वर्षों के बाद 1888 ईस्वी 1888 ईस्वी में महाराणा थे फतेह सिंह जी। महाराणा फतेह सिंह जी, इन फतेह सिंह जी के शासनकाल में एक इंजीनियर था, अंग्रेज इंजीनियर उसका नाम था लॉर्ड कनॉट। लॉर्ड कनॉट, इस कनॉट की देखरेख में फतेह सिंह जी के शासनकाल में वर्तमान स्वरूप दिया गया, इसलिए इस झील को फतेह सागर और ड्यूक ऑफ कनॉट सागर कहते हैं। फतेह सागर और ड्यूक ऑफ कनॉट सागर कहते हैं, ड्यूक ऑफ कनॉट सागर कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब ये झील बनी थी तब देवाली तालाब के नाम से बनी थी। 200 साल के बाद में इसको अतिवृष्टि के कारण नष्ट हुई, और जब नष्ट हुई तब शासन था फतेह सिंह जी का, और फतेह सिंह जी ने अपने शासनकाल में इसको क्या करा, वापस रिनोवेट करवाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फतेह सागर या ड्यूक ऑफ कनॉट सागर कहते हैं। क्लियर बात को? ड्यूक ऑफ कनॉट सागर। अब देखो इसके किनारे देखने की जगह क्या क्या है? दर्शनीय स्थल, यानी अगर फतेह सागर के किनारे जाना है तो तुम लोग क्या क्या देखकर आ सकते हो, ठीक है। और तुम सब जानते हो, बहुत सारे ने इस फतेह सागर को देखा होगा, बस मैंने इसने देखा है, ठीक है। सबने देखा है ना फतेह सागर को? क्या क्या देखने को मिलेगा? देखो, एक झील के किनारे मिलेगा एक आपको मोती मगरी। क्या मिलेगा? मोती मगरी। इसी झील के किनारे मिलेगा क्या एक आपको? मेवाड़ दर्शक दीर्घा। ये इधर से जाते हैं, इस पाल के किनारे ऊपर बड़े बड़े मार्बल लगा रखे हैं, उसमें लिखा हुआ रणकपुर का जैन मंदिर, कुंभलगढ़, जगदीश मंदिर, उसके बारे में लिखा हुआ है। इस दीवार के सारे पत्थर लगे मार्बल के ऊपर, उसके ऊपर कांच लगे, उस पर लिखा, उसको बोलते हैं मेवाड़ दर्शक दीर्घा। फिर इसके किनारे क्या है? सहेलियों की बाड़ी। क्या है? सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी। इसी झील के किनारे है क्या? एक नीमच माता का मंदिर। क्या है? नीमच माता का मंदिर, जो पहाड़ी पर है, नीमच माता मंदिर। फिर इसी के किनारे क्या है? इसी के किनारे एक आपका शिल्पग्राम, हवाला में है ऊपर, शिल्पग्राम। पीछे की तरफ जाते हैं शिल्पग्राम, इसी झील के किनारे कौन होता है? वो शिल्पग्राम है। फिर देखो इस झील के किनारे क्या है? इस झील के किनारे फिश एक्वेरियम। राजस्थान का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम कहीं है तो इस फतेह सागर के किनारे है। क्लियर बात को? फिर देखो इस झील में टापू है, इस तरह से 2 टापू हैं, ऐसे बनाना है तो 3 है, लेकिन अपन 2-3 टापू, एक टापू पढ़ रहे हैं। एक ये जो टापू है, इस एक टापू में बना हुआ है नेहरू गार्डन। क्या बना हुआ है?
नेहरू गार्डन। अगर आपको राजस्थान की धरती पे नेहरू आइसलैंड देखना है, नेहरू गार्डन देखना है, तो फतेह सागर की यात्रा करनी पड़ेगी। फतेह सागर के अंदर है नेहरू गार्डन है उसका। एक जो टापू है, इस टापू के ऊपर क्या है, तो इस टापू के ऊपर है आपकी सौर वेधशाला। क्या है? सौर वेधशाला। अब हम आते हैं सौर वेधशाला के कंसेप्ट में कि सौर वेधशाला की क्या क्या गणितें हैं। इसको हम और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सौर वेधशाला में क्या क्या चीजें हैं नहीं है, इसको हम कैसे देखें। ये जो सौर वेधशाला है, पहली बात, इस सौर वेधशाला की स्थापना की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना की बात, सौर वेधशाला की स्थापना, फिर स्थापना करने में इसका सहयोग कौन रहा, यानी जो वेधशाला स्थापना हुई इसका सहयोग किसने किया, फिर इसका उद्घाटन कब हुआ, और उद्घाटन कब हुआ किसने किया, और ये जो सौर वेधशाला है यहां पर एक दूरबीन लगी है, उस दूरबीन का नाम क्या है। इतनी सारी चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है। स्थापना कब होती है, अगर इसकी स्थापना का प्रश्न पूछे तो याद रखना है सौर वेधशाला स्थापना हुई है आपकी 1975 ईस्वी में। कब स्थापना हुई है? 1975 ईस्वी में। किसके सहयोग से हुई, तो याद रखना अहमदाबाद स्थित सौर वेधशाला के सहयोग से। अहमदाबाद में जो सौर वेधशाला है उसके सहयोग से इस वेधशाला की स्थापना हुई है। उद्घाटन कब हुआ, तो इसका उद्घाटन होता 1981 में। उद्घाटन करता कौन है, जो जीवन में तुम्हारे को कोई नहीं पढ़ाएगा, ना कोई कभी किताब पढ़ाएगी, प्रश्न आएगा तब पता चलेगा कि इस वेधशाला का उद्घाटन करने वाला आदमी कौन था। किसी को पता है क्या किसने उद्घाटन किया? किसी को आइडिया है ना? कभी के पढ़ा हो भूले भटके, किसी ने गाइड वाले ने तुम्हारे को मास्टर ने पढ़ा दिया हो इसका उद्घाटन करने वाला ये था। इसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति जो थे, एक आदमी का नाम था बाबू भाई पटेल। कौन था? देखो बाबू भाई जी आ गए। एक बाबू भाई जी पटेल थे और दूसरा आदमी जो था वो था हरिदेव जोशी। तो अब हरिदेव जोशी ने था जानता होगा, यह बात पक्की हुई। बाबू भाई पटेल ने आपा ना जाना। यो बाबू भाई पटेल जो थे ये थे गुजरात के सीएम। कहां के सीएम थे? गुजरात के। और हरिदेव जी जोशी कहां के सीएम थे? राजस्थान के। इट मींस इस वेधशाला का उद्घाटन दो सीएम ने मिलकर किया है। एक गुजरात के सीएम बाबू भाई पटेल साहब थे और एक राजस्थान के सीएम हरिदेव जोशी साहब थे। उद्घाटन कब हुआ? 1981 में। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौर वेधशाला को देश के अंतरिक्ष विभाग से कब जोड़ा गया? तब भी उत्तर क्या करोगे? 1981। देश के अंतरिक्ष विभाग से कब जोड़ा? 1981 से। यानी सूर्य से संबंधित कुछ भी गणना करनी है भारत में कहीं पर, तो उसको लौट के उदयपुर आना ही आना है, क्योंकि जो कुछ है वो सब कुछ कहां पर देखने को मिलेगा? उदयपुर में देखने को। सौर वेधशाला। यहां जो दूरबीन स्थापित है उस दूरबीन का नाम क्या है? मास्ट। क्या नाम है उसका? मास्ट, जिसको MAST, मास्ट, जिसको पूरा लिखा जाता है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप दूरबीन है। ये भारत की सबसे बड़ी दूरबीन है। इसको लिखेंगे, ये भारत की सबसे बड़ी दूरबीन है। इस दूरबीन का मॉडल किसके आधार पर बना और इस दूरबीन को बनाने में सहयोग किस किसने दिया? तो एक बार फटाफट अगर इसको बनाना है तो इतना सा बना लेना, फिर आगे मैं ले जा रहा हूं, कुछ चीजें और छोटा कर देता हूं इसको ताकि तुम्हारे को सब तरफ से दिख जाए। ये फतेह सागर है, ठीक है। पेंटर ज्यादा बनना मत, पेंटर ज्यादा बनना मत। या फिर एक काम करना, ये स्लाइड ऐसे बनी रहेगी, बाद में लिख लोगे, है ना? पीछे भाई जितना लिखा जाए उतना लिख लेना, बाद में लिख लेना। इसको स्लाइड नहीं हटाऊंगा, ठीक है? इस स्लाइड को नहीं हटाऊंगा, यही रहेगी स्लाइड।
ताकि हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, है ना, ताकि अपने को टाइम नहीं मिल जाएगा। अब देखो हम ऊपर चलते हैं। ये जो दूरबीन है इसका नाम क्या रख लिया हम लोगों ने, मास्ट, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, मास्ट मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। अब ये जो दूरबीन है, इस दूरबीन में, दूरबीन की बात करें ध्यान ना, स्थापना में सहयोग, इस दूरबीन की स्थापना में सहयोग किसने दिया, इस दूरबीन का मॉडल किसके आधार पर बना, स्थापना में सहयोग आवत याद रखो, एक देश रो नाम है बेल्जियम, कई नाम है, और दूसरो देश इन पड़ोसी पार्टनर कौन बनियो, फ्रांस। बेल्जियम और फ्रांस के सहयोग से मास्ट दूरबीन स्थापना हुई है। मॉडल किसका था, मॉडल बना था कैलिफोर्निया की बिग ब्रियर लेक, कैलिफोर्निया की जो ग्रेट ब्रियर लेक है या बिग ब्रियर लेक है, उस मॉडल के आधार पर इस दूरबीन का निर्माण किया गया है। दूरबीन का वजन की अगर बात करो तो इसका वजन कितना है, तो इसका वजन है 12 टन, 12 टन वजन की है। और भारत की सबसे बड़ी दूरबीन अगर कहीं है तो इसी फतेह सागर में लगी हुई है। इस बात को आपको याद रखना, इतना सा इसमें प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इतना सारा आगे एक लाइन को लिख लो, बाद में इसमें देख लेना, ठीक है ना, इसको बाद में लिख लेना, बाकी इतना सा एक लाइन को लिख लो, आगे लाइन को लिखो, लिखो एक लाइन को। इस वेधशाला में मास्ट के अलावा, इस वेधशाला में मास्ट के अलावा स्पार, नाम है ध्यान रखना, स्पार, कैलिस्टो, गोंग हाईटेक, अन्य दूरबीनें लगी हुई हैं, अन्य दूरबीनें लगी हुई हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो, 2007 में यहां पर सौर वेक्टर मैग्नेटोग्राफ, सौर वेक्टर मैग्नेटोग्राफ उपकरण का निर्माण किया गया, जिससे सौर तूफान की भविष्यवाणी में सौर तूफान की भविष्यवाणी में सहायता मिलती है। इतना अगर देख लोगे तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से हो जाएगा, इस बात को याद रखना। फिर देखो, एक छोटी किताब का प्रश्न लिख रहा हूं जो तुम्हें किसी गाइड में नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी गाइड में नहीं मिलेगा। एक शब्द आता है जलकुंभी सफाई अभियान, लिखना नहीं, वेट करना है, जलकुंभी सफाई अभियान। मतलब यह है कि झील के अंदर पानी में आप लोग देखते हो कुंभी जम जाती है और ऊपर देखते हो पूरा फ्लैट पत्ते पत्ते दिखते, पानी दिखता ही नहीं है। राजस्थान की धरती पे जन सहयोग से जलकुंभी सफाई अभियान अगर कहीं चला है तो उसका संबंध इस फतेह सागर झील से है मेरे दोस्त। अब आप कहोगे
कि सब जगह ऐसा होता है, लेकिन आप इस बात को याद रखना, पहली बार जन सहयोग से जलकुंभी सफाई अभियान अगर कहीं चला है तो इस फतेह सागर जिले में चला है। और तुम्हारी छठी सातवीं की वो किताब है, उसके अंदर बढ़िया से 2-4 लोगों के फोटो बता रखे हैं, फतेह सागर से वो कुंभी बाहर निकाल रहे हैं और लिखा है राजस्थान में चलता हुआ जन सहयोग से जलकुंभी सफाई अभियान। और उस समय अगर ये प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में जलकुंभी सफाई अभियान जनता के सहयोग से कहां चला या जन आंदोलन कहां चला, तो उसका उत्तर क्या करके आओगे? फतेह सागर। किताबों में नहीं लिखा है, कोई गाइड वाला नहीं पटाता। क्लियर बात को? फिर देखो हुआ क्या। अब यहां से क्लियर स्थिति है, एक तरफ ये यूं करके पिछोला और एक तरफ इधर ये फतेह सागर। ये फतेह सागर है, ये हमारी पिछोला है, और ये दोनों आपस में यहां से एक नहर से कनेक्टेड है, लिंक नहर से आपस में दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, इधर ऊपर एक तालाब बना हुआ है, यहां एक तालाब है, इस तालाब को हम कह रहे हैं बड़ी तालाब। क्या कह रहे हैं? बड़ी तालाब। यहां से ये ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसके बाद इसका पानी जो आता है वो पानी किस में आता है? फतेह सागर में। ये बात मैंने आगे में आयड में पढ़ाया, फतेह सागर। लेकिन अगर इस फतेह सागर को ओवरफ्लो करना है तो इस फतेह सागर को ओवरफ्लो करने के लिए इधर एक फीडर बना रखा है, इधर एक फीडर बनाया है। इस फीडर का नाम है चिकलवास फीडर। क्या नाम है? चिकलवास फीडर। और ये चिकलवास फीडर से जो है यहां से नहर के माध्यम से पानी आता है इधर से इधर, और बाद में फतेह सागर ओवरफ्लो होता है, और फिर इसके यहां पर गेट लगे हुए, उस गेट से पानी क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। और इधर से पानी आता है, यहां से स्वरूप सागर, यहां से काला गेट लगा हुआ है, और उस गेट से पानी आता है। ये दोनों पानी इस तरह से आगे चलते हैं और ये दोनों आगे आकर मिल जाते हैं जहां ये आपका यूएडी यूआईटी सर्कल है, वहां पानी आपस में मिल जाता है। वो दोनों पानी आपस में मिलके फिर गुमाने नाला होके आड़ नदी में आ जाता है। तो कभी अगर प्रश्न आ जाए कि फतेह सागर को ओवरफ्लो करने के लिए किस फीडर का निर्माण किया, उसका उत्तर क्या होगा? चिकलवास फीडर। फतेह सागर और पिछोला झील को आपस में एक लिंक नहर जोड़ती है, उस लिंक नहर का नाम क्या है? याद रखना, इस लिंक नहर का नाम दे रखा स्वरूप सागर। क्या नाम दे रखा है? स्वरूप सागर। और ये स्वरूप सागर बना कब था? तो 1857 ईस्वी में बना था। और बनाया किसने था? तो नाम से पता चल रहा है स्वरूप सिंह जी ने बनाया था। आप पढ़ते हो कि 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज क्रांतिकारी भाग के आए थे, उनको इन्हीं स्वरूप सिंह जी ने मेवाड़ के राज जग मंदिर जो है उसके अंदर ठहरवाया था। वो पढ़ा होगा कि कैप्टन सावर्स, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, लिखो एक लाइन को, लिखो फटाफट, नेक्स्ट लाइन से लिखो। नेक्स्ट लाइन से, फतेह सागर व पिछोला को, फतेह सागर व पिछोला को आपस में जोड़ने के लिए, फतेह सागर व पिछोला को आपस में जोड़ने के लिए 1857 में, 1857, 1857 में, 1857 में महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूप सागर का निर्माण करवाया। महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूप सागर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट लाइन को लिखो। नेक्स्ट लाइन, फतेह सागर को, फतेह सागर को ओवरफ्लो, फतेह सागर को ओवरफ्लो करने के लिए, फतेह सागर को ओवरफ्लो करने के लिए, फतेह सागर को ओवरफ्लो करने के लिए चिकलवास फीडर का, चिकलवास फीडर का निर्माण किया गया। फतेह सागर को ओवरफ्लो करने के लिए चिकलवास फीडर का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है, निर्माण किया गया। बस इतना पढ़ लोगे, खूब है इसके अंदर। ठीक है, इससे ज्यादा चीज नहीं पढ़नी, बाकी सारी चीजें बहुत सारी आगे हमने आड़ नदी पढ़ा था वहां पे पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगली झील लिखो, सिलीसेड। सिलीसेड, सिलीसेड झील, सिलीसेड, सिलीसेड झील नाम सुना है क्या? कहां पर है?
अलवर, सिलीसेट झील अलवर, अलवर। और केवल एक लाइन लिखनी है, राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। सिलीसेट झील अलवर राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर, ठीक है। राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है, नहीं कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। तो इस प्रश्नावली सिलीसेट प्रश्नावली कैसे नहीं आवे, इस बात को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगली झील है कोलायत। क्या नाम है? कोलायत झील। देखो इस कोलायत झील के बारे में हमने आगे लिखा था कि इस झील है कहां था, हमारे को पता है कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर। इस कोलायत झील को एक नाम दिया जाता है शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। और दूसरा इस झील को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कि इसको कहते हैं नखलिस्तान। क्या बोलते हैं? नखलिस्तान। नखलिस्तान क्या होता है इधर देख लो, ये हमारे पास रेतीला बेल्ट है और इस तरह से है, और अगर हवाएं इसमें चल रही है, इस तरह से हवा चली, मान लीजिएगा ये हवा यहां से नीचे उतरेगी और ये हवा इतना यहां पे और गड्ढा बनाएगी और फिर बाद में ऊपर जाएगी, इस तरह से चलेगी, इस तरह से चलती जाएगी आगे। और होगा क्या, इधर जो नीचे जो पानी था वो पानी यहां से आकर इस खड्डे में यहां पर ऊपर आके जमा हो जाएगा। उसको क्या कहा जाता है? नखलिस्तान। और इस नखलिस्तान बना, इसके चारों तरफ फिर हरियाली छा गई, तो उसको क्या नाम दे दिया? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान दे दिया। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो कोलायत झील है, इस कोलायत झील को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? इस झील को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो अगर याद रखना, इस झील को वर्तमान स्वरूप जो दिया है वो वर्तमान स्वरूप कपिल मुनि ने दिया था। किसने दिया था? कपिल मुनि ने। और कपिल मुनि ने क्यों दिया? तो याद रखना, कपिल मुनि ने अपनी मां के कार्तिक स्नान हेतु, अपनी मां के कार्तिक स्नान हेतु, हमारी भाषा में आप कहते हो कार्तिक स्नान होता है, जो कार्तिक का महीना आता है नवरात्रि के बाद में, उसमें लोग कार्तिक स्नान करते हैं। और कार्तिक स्नान सूर्य की पहली किरण आने से पहले और घाट बदल बदल कर कार्तिक स्नान करना पड़ता है। इसीलिए अगर ये कार्तिक स्नान के लिए झील बनी है, इसीलिए आपके राजस्थान में दूसरी दीपदान के लिए प्रसिद्ध झील है। दूसरी दीपदान के लिए प्रसिद्ध झील। और पहली कौन सी है? तो पहली पुष्कर है, प्रसिद्ध झील। अब दीपदान का मतलब क्या होता है? आप दिवाली के दिन देखते हो दीपक जलाए जाते हैं पानी के अंदर, वो कार्तिक स्नान करने वाले लोग चलाते हैं। तो दीपदान के लिए झील प्रसिद्ध है। पहली कौन है? तो पुष्कर। दूसरी कौन है? तो कोलायत। फिर आपने एक लाइन पढ़ा होगा कि कोलायत झील जो है उसके चारण जाति के लोग दर्शन नहीं करते। चारण जाति के लोग दर्शन नहीं करते। अब सिस्टम सीधा सीधा है, दर्शन तो वो करते हैं बेचारे। दर्शन कैसे करेंगे? अगर उस सड़क से जा रहे हैं, चारण बीकानेर में चारण खो गए तो उनको देखने को मिलेगी। दर्शन नहीं करने का मतलब यह है कि इसके शायद हो सकता है इसके अंदर स्नान नहीं करते हो, स्नान नहीं करते, दर्शन तो हो जाएगा। मैं इधर से घूम रहा, मेरे को दिख जाएगी, झील तो दिखेगी। क्यों नहीं करते उसका भी रीजन आपने पढ़ा होगा कि वो करणी माता वाली कहानी है। एक वो गुलाब कुंवर थी, उसका कोई पुत्र गोद लिया, वो पानी में डूब के मर गया, श्राप दे दिया, आज के बाद हमारी जाति के लोग दर्शन नहीं करेंगे। ठीक है, वो वाली कहानी वाला। अब देखो ये जो झील है, इस कोलायत झील को सिख भी पवित्र मानते हैं। कौन मानते हैं? सिख समुदाय भी इस कोलायत झील को पवित्र मानते हैं। जबकि सिखों का मेला लगता है बुड्ढा जोड़, गंगानगर मेला वहां लगता है। अगर बुड्ढा जोड़ ऑप्शन में ना हो और आपसे पूछ ले कि सिख समुदाय किसको पवित्र मानता है, तो उसका उत्तर क्या करके आओगे? कोलायत। फिर होता क्या है, इस कोलायत झील के किनारे एक मेला लगता है। मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, कपिल मुनि वाला मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उस मेले में होता क्या है, उस मेले में 2.5 दिन का महंत चुना जाता है। कितने दिन का? 2.5 दिन का। 2.5 दिन का महंत। सब आर्ट एंड कल्चर का विषय मैं बता रहा हूं, ये आर्ट एंड कल्चर का, मेरी ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं है। 2.5 दिन का महंत सुना जाता है। उस महंत को क्या कहा जाता है? साधु संन्यासी आते हैं और महंत सुनते, उसको क्या कहा जाता है? श्रीमंत कहा जाता है। श्रीमंत जो होता है वो कितने दिन का होता है? 2 से 1/2, यानी वो 2.5 दिन का ही है। वो मेला खत्म, वो श्रीमंत खत्म। ये सब आर्ट एंड कल्चर के प्रोजेक्ट हैं। आर्ट एंड कल्चर वाले व्यक्ति को पढ़ाने होते हैं, हमें नहीं पढ़ाने होते हैं।
लेकिन मैंने इतनी सारी चीजें आपको इस बीकानेर में बता दी है। ठीक है, आपको अपनी भूगोल में क्या याद रखना है, कोलायत का बीकानेर में शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान नखलिस्तान कहते हैं। दूसरे दीपदान के लिए प्रसिद्ध झील को वर्तमान स्वरूप किसने दिया, कपिल मुनि ने अपनी मां के कार्तिक स्नान हेतु। कोलायत झील को सिख पवित्र मानते हैं और कोलायत झील में चारण जाति के लोग दर्शन नहीं करते हैं। इस झील के किनारे एक मेला लगता है जिसका 2.5 दिन का मंत्र चुना जाता है, उसको श्रीमंत कहा जाता है। क्लियर है? बाद में इस वीडियो को आप बाद में देखकर थ्योरी अपने हिसाब से लिख लेना, मैंने जितना बोला है बाद में जो वीडियो घर जाके देखो, यूट्यूब पर इसको वीडियो अपलोड होगा, देखने के बाद अपने हिसाब से इसकी थ्योरी को लिख लेना, अच्छे से जो थ्योरी है उसको ढंग से लिखना आप लोग। ठीक है, इतना इसके अंदर पढ़ना, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगली झील है गजनेर। नाम सुना है? गजनेर झील कहां पड़ती है जल्दी बताओ? बीकानेर। एक लाइन है, इसके अलावा कई लाइन नहीं, इसमें ध्यान रखें। गजनेर झील बीकानेर, और लाइन क्या है, उपनाम है इसका पानी का शुद्ध दर्पण। बस अत्र पढ़ ली तो खूब हो गया। गजनेर झील बीकानेर में है जिसको पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। आ जाओ नेक्स्ट, अगली झील है एक आना सागर। क्या नाम है झील का? आना सागर। अब देखो होता क्या है, इतिहासों के पन्नों से प्रश्न है, आना सागर झील ऐसे नहीं बनी। आना सागर झील बनने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। आना सागर जब अजमेर में अर्णोराज चौहान का शासन था, उस समय कुछ जनजाति जो थी या कुछ जातियां जो थी वो बहुत भयंकर आक्रमण करती थी। तोमर खूब आक्रमण किए, और तोमरों ने जब आक्रमण किया तो ये आनाजी चौहान परेशान हो गए कि रोज आक्रमण करता है, मैं कभी कुछ कहता नहीं हूं। तो इन्होंने भी एक दिन तलवार लेके टूट पड़े, तोमरों को सबको तहस नहस करके नष्ट कर दिया, सेना खत्म कर दी। कहता है आनाजी चौहान भी जिस तरह से अजमेर में पृथ्वीराज चौहान था, उससे भी ताकतवर चौहान आनाजी चौहान भी हुए, और उन्होंने पूरी सेना को तहस नहस कर दी, और उस पूरे बेल्ट में लाशों के ढेर पड़े, रेत बोड़ी पड़ गई। अब उसकी बदबू आने लगी अजमेर की तरफ। अब क्या किया जाए? तो मंत्रिमंडल बैठा कि या तो इनको दफना दो या इनको जला दो। तो आना जी कह दिया कि दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, जलाने के लिए चंदन की लकड़ी नहीं मिलेगी। क्या आप लोग जानते होंगे अंतिम संस्कार में जब जाते हैं तो एक चंदन की लकड़ी जरूर ले जाई जाती है, आज भी ले जाई जाती है हिंदू परंपरा में। चाहे सारी लकड़ी चंदन की ना हो, लेकिन छोटा सा भी अगर डंठल हो चंदन का जरूर ले जाया जाता है। और आप लोग देखो अपने शमशान घाट के आसपास देखो, कहीं कहीं चंदन का वृक्ष जरूर होगा, चाहे वो मारवाड़ की धरती हो, चाहे मेवाड़ की धरती, चाहे हाड़ौती, चाहे शेखावाटी, कहीं भी हो चंदन का वृक्ष होगा ही। और नहीं होगा तो लकड़ी बाजार से खरीद के भी लाके लोग लेकर जाते हैं, चंदन की लकड़ी चाहिए। अब आना जी कहते न तो चंदन दो न जमीन दो, तो अभी डेथ बॉडी का क्या? उसी समय अजमेर के एक नागपाड़ से एक धारा निकलती जिसका नाम था क्या? चंद्रा। इस चंद्रा नामक जलधारा को मोड़ा और वो जमीन हो गई साफ। और फिर ग्रीष्म काल आया तो वहां कई जगह पानी बच गया खड्डे में। तो आना जी ने कहा कि जब इतना सा पानी ग्रीष्म काल में बचा है तो क्यों न इसकी दीवार बना दो ताकि पूरी भर जाए। तब जाकर बनी आना सागर। इसलिए कहते हैं कि अर्णोराज चौहान ने 1137 शब्द क्या रखोगे 1137 ईस्वी में जमीन को साफ करने के लिए चंद्रा नामक जलधारा को मोड़कर किस झील का निर्माण करवाया? आना सागर झील का निर्माण। अब झील बन गई, तब होगा क्या? इस झील के किनारे क्या क्या देखने को मिलता है? झील के किनारे क्या क्या देखने को मिलता है? इस झील के किनारे देखने को मिलेगा आपको बजरंग गढ़ी। क्या मिलेगा? बजरंग गढ़ी। कभी जाओ तो देखना बजरंग गढ़ी, वहां पे एक बढ़िया दर्शन स्थल है, आना सागर किनारे है बजरंग गढ़ी। फिर इसके किनारे क्या मिलेगा? इसके किनारे मिलेगा एक रोठी रानी का महल, है ना। और रोठी रानी का महल का हमने उस दिन कहा था कि जहांगीर की बेगम, जहांगीर की बेगम, और जहांगीर की बेगम का नाम क्या था? नूरजहां, नूरजहां। फिर क्या मिलेगा यहां पे? यहां मिलेगा 12 दरिया, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है 12 दरी। संगमरमर के दरवाजे और कुछ भी नहीं। फिर यहां पर एक उद्यान है सुभाष उद्यान, है क्या?
सुभाष उद्यान। इसी सुभाष उद्यान को जब ये बना था तब इसका नाम था दौलत बाग। क्या नाम था इसका? दौलत बाग। पहले इसका नाम था दौलत बाग। किसने बनवाया था, कोई बता सकता है क्या? इस 5 भारी दरियाओं का निर्माण किसने करवाया? एक तो ये प्रश्न बता दो मेरे को आप, ठीक है, और एक ये बता दो कि सुभाष उद्यान का निर्माण किसने करवाया। दोनों प्रश्न बता दो। और एक और चीज यहां पर क्या है, यहां पर एक 1240 फीट लंबा कटहरा है। लंबा कटहरा। ये सब के सब दर्शनीय स्थल किसके किनारे हैं? आना सागर झील के किनारे। तो कोई बता सकता है क्या? कुछ कहानी आई है आपके सामने, 5 12 दरियाओं। कुछ आइडिया? नहीं। यहां पे जो निर्माण करवाया था, अगर सुभाष उद्यान के निर्माण की बात करोगी, किसको किसने बनवाया, तो सुभाष उद्यान या दौलत बाग की बात करोगे, इसका निर्माण करवाता जहांगीर। कौन करवाता है? जहांगीर। और ये 5 12 दरिया 1240 फीट लंबा कटरा किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। ठीक है, ये खत्म आना सागर से। बस इस आना सागर के अंदर और कुछ नहीं पढ़ना है। निर्माण कब हुआ है? तो हम कह रहे हैं 1137 ईस्वी में। किसने करवाया है? आनाजी चौहान। आनाजी, या इसको क्या लिखा जा सकता है? अर्णोराज चौहान। ठीक है, किस जलधारा को मोड़कर करवाया? चंद्रा नामक जलधारा को मोड़कर। आप लोग क्या जितनी थ्योरी में आप बोलता हूं, बाद में आराम से क्लास को पॉज करके घर पे भी वीडियो देखो, तो उसमें से आपको क्या 2 चीजें प्रैक्टिस होगी। सिस्टम बता रहा हूं आपको, जैसे अभी मैंने यहां पढ़ा दिया, घर जाके इस वीडियो को वापस देखकर वापस लिखोगे ना, तो मैं आपको गारंटी करता हूं 70% याद हो जाएगा। क्योंकि आधी पिक्चर आप क्लास में देखकर जा चुके हैं, आधी पिक्चर घर पे वापस चल गई, तो ये 70% पिक्चर क्लियर, और बाद में 2 बार रिवीजन कर आप पूरी पिक्चर क्लियर, 100% क्लियर। और ऐसे ऐसी चीजें क्लियर हो जाएगी जो आपको कहीं पर भी नहीं पड़ी है। इसलिए कहता हूं नोट्स में, ठीक है, कुछ चीजें लिखवानी होती है एक्स्ट्रा, वो बाद में लिखवाता हूं। बाकी आपको अगर नोट्स बनाने तो आराम से इस वीडियो को घर पे बैठ के देखो और ढंग से इसको समझ समझ कर लिखो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, कभी फिर बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको लिखना है, फटाफट लिखना, आनाजी चौहान इसको लिखना है। लिख लिया? कुछ लिखना आपको, बाद में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगली झील है एक आपके पास, फोय सागर। फोय सागर। फोय सागर, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी लाइन पढ़ना है। फोय सागर ये कहां? अजमेर। कहां पर है? अजमेर। किसने बनवाई, याद रखना, बाढ़ राहत परियोजना में, बाढ़ राहत परियोजना में अंग्रेज इंजीनियर फोय के निर्देशन में बनी। फोय के निर्देशन में। अब बनी कब, अगर किसी को आता है मेरे को बता देना। 1889 में नहीं बनी, और कोई? हाँ, उत्तर 1800 में मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन 1889 उत्तर नहीं है। हाँ, ये परीक्षा में आया है, लोगों के उत्तर गलत हो गए थे। ये बनी कब है, ध्यान रखना, 1892 ईस्वी में बनी है। कब बनी है? 1892 ईस्वी में। फिर ये फोय सागर क्या कहलाती है? ये फोय सागर अजमेर की लाइफ लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइफ लाइन, जीवन रेखा कहलाती है। अजमेर की लाइफ लाइन किसको कहते हैं, याद क्या करोगे? फोय सागर को कहते हैं। गणो अत्र फोय सागर बढ़ने दो खूबी अंडला आपका इस प्रश्न ना। इसके बाद देखो, इसी अजमेर में एक और है जिसका नाम है चश्मा ए नूर। ये पढ़ा होगा तुमने आर्ट एंड कल्चर में। चश्मा ए नूर एक जलाशय है, पीने का पानी का जलाशय है। और चश्मा ए नूर है कहां? ये भी अजमेर में है, और अजमेर में है कहां, याद रखिएगा, तारागढ़ दुर्ग में है। कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग में। और तारागढ़ दुर्ग में है, तो यूं कहते हैं कि ये चश्मा ए नूर जो है राजस्थान में, इसका पानी सबसे मीठा है। कैसा है? सबसे मीठा। चश्मा ए नूर का पानी राजस्थान में सबसे मीठा है।
और है कहां है, तो ये तारागढ़ में है। और इसका निर्माण जो करवाया था, वो करवाने वाला व्यक्ति कौन था, वो था जहांगीर। जहांगीर, इसका निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने। हालांकि जब उसने बनवाया था तब इसका नाम कुछ और था, बाद में इसको चश्मा नूर कहा। ठीक है, निर्माण जहांगीर ने करवाया। ठीक है, इतना सा इसके अंदर है। फिर देखो अगली एक झील है, उस झील का नाम है जेत सागर। क्या नाम है, जेत सागर। ये आई थी कॉलेज लेक्चरर में, जो संस्कृत डिपार्टमेंट वालों का पेपर हुआ उसमें अभी, तो पिछले संडे के आसपास हुआ था। जेत सागर है कहां, इसका उत्तर क्या होगा, बूंदी। निर्माण किसने करवाया, इसका उत्तर होगा जेता मीणा। किसने निर्माण करवाया इसका, जेता मीणा ने। जेत सागर झील के किनारे एक महल है, उस महल का नाम क्या है और किसने बनवाया, ये बता दो तुमको। आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, किसी ने पढ़ा हो जल्दी बता देना। जेत सागर झील के किनारे एक महल है, उस महल का निर्माण किसने करवाया, अपने साथ सीधा टेंशन खत्म होगी। जेत सागर। अब ये जो जेत सागर है, बुद्धि में जेता मीणा ने बनाई थी। इस जेत सागर के किनारे एक महल है, जेत सागर के किनारे महल, उस महल का नाम है सुख महल। सुख महल भी कह सकते हो, कहीं खुश महल भी लिखे हुए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, सुख महल या खुश महल अगर कहीं लिखा है, लेकिन याद रख जो मूल उत्तर सुख महल ही करना होगा। कहीं करना होगा सुख महल। और इसका निर्माण किसने करवाया इस महल का, तो मेरे दोस्त याद रखो, इस महल का निर्माण जो करवाया था वो आदमी था विष्णु सिंह जी। कौन थे, विष्णु सिंह। यो हो गयो जेत सागर, खतरों सनी जेत सागर में लिखना है, बूंदी में है। जेता मीना ने निर्माण करवाया, इसके किनारे एक महल जिसका नाम सुख महल, और उस महल का निर्माण किसने करवाया, तो विष्णु सिंह ने करवाया। मेरी बात को, फिर हम चलते थोड़ा सा और आगे। अब एक झील लिखेंगे अपन, कायलाना। क्या लिखेंगे, कायलाना। नाम सबने सुना है, कायलाना झील कहां पर, जल्दी बताओ, जोधपुर। कायलाना झील ये कहां, जोधपुर। इसका निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना जोधपुर के प्रधानमंत्री, राजा नहीं, ध्यान रखना, जोधपुर के प्रधानमंत्री, जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था, सर प्रताप सिंह। इन्होंने निर्माण करवाया, इसीलिए इस कायलाना झील को किस नाम से जानते हैं, प्रताप सागर भी कहते हैं। अच्छा सा प्रश्न आता है और अच्छी सी लंका लगा के चला जाता है। वो पूछता है राजस्थान में प्रताप सागर कहां है, आधे से ज्यादा उत्तर तो रावत भाटा करके चले आते हैं, आधे से ज्यादा उत्तर रावत भाटा करके चले आते हैं। और एग्जाम में इतना चालाक होता है, सबसे पहले रावत भाटा लिखता है। कायलाना झील का निर्माण जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया, इसीलिए इसको प्रताप सागर भी कहते हैं। अब नई कहानी सुनो, ये जो प्रताप सिंह जी है, इनको आज की तारीख में जोधपुर में न्याय का देवता माना जाता है। क्या मानते हैं, न्याय का देवता। बाकी भगवान में न्याय का देवता कौन है, भगवान शनि न्याय का देवता। जोधपुर में यूं कहते हैं, हाईकोर्ट के कोई वकील, कोई जज, कुछ ऐसे केस होते हैं जो बहुत सारे माताफोड़ी करने के बाद भी अगर सोल आउट नहीं होते हैं, तो कहते हैं कि इस प्रताप सिंह जी का एक मंदिर बना हुआ है, वहां जाके धोख लगते हैं कि हे देवता हमारो केस सोल्व करा दीजिए, तो कहते हैं वो केस सोल्व हो जाता है। वकील भी इनकी पूजा करते हैं, जज भी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये वकील रहे हैं। फिर देखो ये जो झील बनी थी, इस झील का मूल उद्देश्य क्या था, तो जोधपुर को पेयजल, क्या नाम था, जोधपुर को पेयजल उपलब्ध करवाना। और मेरे हिसाब से मुझे जानकारी है, ये जानकारी आज तुमने पहली बार पढ़ी है, कोई नहीं पढ़ाता तुम्हारे, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगली झील पढ़ेंगे हम लोग, बालसमंद। कौन सी झील पढ़ेंगे, कहां पर, ये सबको पता है, जोधपुर। इसका निर्माण किसने करवाया, ये बता दो फटाफट मेरे को, बस यही प्रश्न आता है इस बालसमंद से। प्रश्न ये नहीं आता कहां पर, ये नहीं आता है। बालसमंद झील जोधपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया है, जल्दी बताना है। कौन था वो बालक राव, किस राजवंश का शासक था वो, राठौड़ों का। यही गलती होती है, यहां पर गलती करवाता है। इस बालसमंद का निर्माण जो हुआ था 1159 ईस्वी में हुआ है। कब का हुआ है, 1159 ईस्वी में। और इसका निर्माण करने वाला आदमी कौन था, तो वो था गुर्जर प्रतिहार।
हाँ, गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव। सब केवल एक लाइन पढ़ाते हैं, बालक राव ने निर्माण कराया। महाराज जैसे एग्जामिनर पूछे कि बालक राव किस शासन का था, और पैसा डाले राष्ट्रकूट, फिर डाले राष्ट्रकूट, फिर महाराणा, कुछ भी लिखकर चला जाए, फिर क्या बताओ उत्तर। तो सबके उत्तर तो होता राठौड़, क्योंकि जोधपुर का राठौड़ है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, इतना सा, इससे अंदर कुछ नहीं पढ़ना। देखो अगली एक जिला है अमर सागर। अमर सागर, या इसी का नाम है गजरूप सागर, अमर सागर या गजरूप सागर, या इसी को एक नाम और दे देता हूं, मूल सागर। कहां होनी चाहिए, कुछ नाम पता चला तो बता दो। जैसलमेर। अमर सागर, गजरूप सागर, मूल सागर है कहां, जैसलमेर में है। जैसलमेर कहां पर है, जैसलमेर। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जैसलमेर महारावल थी, जैसलमेर महारावल गजसिंह। जैसलमेर महारावल गजसिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इस झील के किनारे है क्या, ये जो झील के किनारे हैं, दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। इस झील के किनारे एक बाबा भारती का मठ, एक तो क्या है बाबा भारती का मठ, और एक झील के किनारे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वो मंदिर है स्वांगिया माता का मंदिर। स्वांगिया माता का मंदिर, बाबा भारती का मठ और स्वांगिया माता का मंदिर अमर सागर, गजरूप सागर, मूल सागर झील के किनारे जैसलमेर में हैं। और स्वांगिया माता आपने अगर पढ़ा हो तो जैसलमेर की भाटी शासकों की कुलदेवी है। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी स्वांगिया माता। और प्रश्न आता अच्छा सा, पूछता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी बताओ, स्वांगिया माता है। भाटी राजघराना कहां रहा है, जैसलमेर रहा है। हनुमानगढ़ भी भाटी राजघराना रहा है। जसोल पड़ता नागौर में कहीं, बाड़मेर में, वहां पर भी भाटी राजघराना रहा है, जसोल बाड़मेर। और जसोल में एक मंदिर पड़ा हुआ आपने, भटियानी माता का मंदिर, वो भाटियों की बोल देगी, जसोल की रानी। ठीक है, तो अत्रो सारो झील है, इतनी सारी झीलें हैं। अब आपके पास एक झील और है, मैं इसको आज लिख लेता हूं, बाकी फिर हम कल परसों लिखेंगे। एक झील का नाम ही गढ़सीसर, नाम सुना, गढ़सीसर, या फिर इसी को बोलते हैं धड़सीसर। क्यों है ये गढ़सीसर धड़सीसर, क्यों आया कंफ्यूजन, वो लिखा हुआ है GHAD, तो अंग्रेजी में कुछ और लिखा, हिंदी में कुछ और लिखा। तो गढ़सीसर धड़सीसर है कहां, सीधा सा याद क्या करोगी, जैसलमेर में है। गढ़सीसर धड़सीसर झील कहां है, तो जैसलमेर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया है, तो 1367 ईस्वी में रावल गढ़सीसर ने करवाया। 1376 ईस्वी रावल गढ़सीसर ने, रावल गढ़सीसर, ठीक है, ने करवाया। एक और झील है जिसका नाम है गेप सागर, कल पढ़ लिया था क्या, नहीं, गेप सागर, या इसको बोलते हैं हम लोग गेब सागर, गेप सागर या गेब सागर। ये कहां तुम लोग सब जानते होंगे, डूंगरपुर। निर्माण किसने करवाया, ये कोई बता सकता है क्या, हाँ कभी नहीं पता। निर्माण करवाया था इसका रावल गोपीनाथ ने, क्या किसने करवाया था, रावल गोपीनाथ ने। सन नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना, गोपीनाथ। अब इस झील के किनारे है क्या, देखो ये जो गेप सागर है, इसी गेप सागर को एक और नाम देते हैं, याद रखना, एडवर्ड सागर भी कहते हैं, इसी को कहते हैं एडवर्ड सागर भी कहते हैं, क्योंकि एडवर्ड आर्मी था, उसने इसको वर्तमान स्वरूप दिया था। और ये जो झील है, इस झील के किनारे है क्या, एक है कालीबाई स्मारक, कालीबाई स्मारक इस झील के किनारे ही। इसी झील के किनारे एक फतेहगढ़ी, ऊपर चढ़ते हैं, एक फतेहगढ़ी करके दर्शनीय स्थल है इसके किनारे। इसी झील के किनारे और क्या है, इसी झील के किनारे वागड़ दर्शक दीर्घा, मेरे पास फोटो भी है, अगर किसी को चाहिए दिखा दूंगा आराम से, वागड़ दर्शक दीर्घा। इसी झील के किनारे क्या है, इसी झील के किनारे मेरे दोस्त एक और शब्द है जिसको कहते हैं हम लोग बादल महल। आप पढ़ते हो गेप सागर के किनारे बादल महल, वो सब इसके किनारे, ठीक है, ये है नाम गेप सागर।
ओके, दो बड़ी झीलें और बची हैं, एक नक्की और पुष्कर, जिसको ज्वालामुखी क्रेटर, और फिर अन्य झीलें। कल ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। ठीक है, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।